नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, हम आपके लिए अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर जानकारियों का एक ऐसा संकलन लेकर आते हैं जो आपको प्रश्न पत्रों में एग्जामिनेशन हॉल में नजर आ जाता है। जब भी आप जनरल स्टडीज और जीके के पेपर्स को सॉल्व करते होते हैं तो आपको ये जानकारियां वहां पर बहुत काम आता है और हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम उन्हीं जानकारियों को इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आए क्योंकि आपकी वहां पर मदद हो सके। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर हम आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं। कौन है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी? भारत ने एशियन गेम्स में लगाई मेडल्स की सेंचुरी और श्रीयन किसान उत्पादक संगठन प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। आइए अब खबरें डिटेल में देख लेते हैं और बात करते हैं नरगिस मोहम्मदी की, जिन्हें 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी? नाम नरगिस मोहम्मदी, पता तेहरान जेल, काम हिजाब और मौत से जंग, यानी हिजाब से जंग। वो हिजाब पहनने के खिलाफ मूवमेंट में शामिल रहती हैं, उसे लीड करती हैं। 154 कोड़े वो खा चुकी हैं एक बार, 13 बार उनकी गिरफ्तारी हुई है, 31 साल की उन्हें जेल हुई है और अब मिला है उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा 6 अक्टूबर 2023 को की गई और इस बार यह पुरस्कार ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। नोबेल की पुरस्कार कमेटी ने इस वर्ष के विजेता का नाम के ऐलान करते वक्त यह माना कि नरगिस मोहम्मदी ने महिलाओं की आज़ादी और उनके हक के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और इसीलिए 51 वर्षीय नरगिस को 2023 के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। नरगिस का जन्म कुर्दिस्तान ईरान के जंजन शहर में 21 अप्रैल 1972 में हुआ था। नोबेल प्राइज की वेबसाइट के मुताबिक नरगिस मोहम्मदी ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की उपाध्यक्ष हैं। ईरान में महिलाओं की आजादी और उनके हक के लिए आवाज उठाने वाली नरगिस मोहम्मदी को बहादुरी भरे संघर्ष के लिए भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी थी। मतलब इंडिविजुअली उनकी फैमिली, उनका परिवार, उनकी जिंदगी पूरी तरह से शटर हो चुका है। वो लगातार जेल में रहती हैं, उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, उन्हें कोड़े मारे गए थे। उन्हें अब तक ईरान में 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है और वो अभी जेल में बंद है। इसका मतलब यह है कि नरगिस मोहम्मदी को बार बार अलग अलग मामलों में ईरान सरकार गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें कई बार दोषी भी करार दिया जा चुका है और अभी फिलहाल वो जेल में है। नरगिस मोहम्मदी को 5 बार दोषी ठहराया जा चुका है और उन्हें 31 साल की जेल और 154 कोड़ों की एक बार सजा भी सुनाई गई है। पढ़ाई पूरी करने के बाद नरगिस मोहम्मदी ने इंजीनियर के तौर पर काम किया और इसके साथ ही वो कॉलमनिस्ट भी रही। मतलब वो मानव अधिकारों के लिए, महिलाओं की अधिकारों के लिए अलग अलग अखबारों में कॉलम लिखती रही हैं। उन्होंने कई अखबारों के लिए लिखने का काम किया। किताब के लिए मिल चुका है पुरस्कार। नरगिस ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है व्हाइट टॉर्चर। उनकी किताब व्हाइट टॉर्चर इंटरव्यूज विद ईरानी वीमेन प्रिजनर्स ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और मानवाधिकार फोरम में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के लिए एक पुरस्कार भी जीता था। नरगिस मोहम्मदी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 19वीं महिला है। मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली 19वीं महिला है और 2003 में शिरीन एबादी के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी ईरानी महिला, यानी कि इसके पहले भी एक बार ईरान में किसी महिला को यह पुरस्कार मिल चुका है और उनका नाम है शिरीन एबादी। बता दें कि 122 साल की इतिहास में यह 5वीं बार है जब शांति पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो जेल में है और या फिर घर में नजरबंद है। होता क्या है कि जब शांति पुरस्कारों का चयन होता है तो उनके बैकग्राउंड को देखा जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि वैसे लोगों को यह शांति पुरस्कार दे दिया गया है जो जेल में बंद है, 20 साल 25 साल जेल में है, 15 साल जेल में, या फिर
उन्हें घर में नजरबंद करके रखा हुआ होता है सरकारों ने। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। नरगिस मोहम्मदी को जब इस शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है तो वो इस वक्त जेल में है। 8 साल से अपने बच्चों से वो नहीं मिली है। हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने 8 साल से अपने बच्चों को देखा तक नहीं, क्योंकि वो जेल में है तो बच्चे उनसे मिलने आते नहीं हैं और उनके बच्चे वहां ईरान में रहते भी नहीं है, वो फ्रांस में रहते हैं उनके अपने पिता के साथ। उन्होंने आखिरी बार अपनी जुड़वा बेटियों अली और कियाना की आवाज 1 साल पहले सुनी थी। नरगिस की दोनों बेटियां और बेटा उनके पति तागी रहमानी के साथ फ्रांस में रहते हैं। नरगिस के पति भी एक्टिविस्ट है, यानी वो भी इस तरह के मूवमेंट में शामिल रहते हैं, वो भी मानवाधिकारों की ही बात करते हैं। नरगिस मोहम्मदी के पति तागी भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और उन्हें भी ईरान की सरकार ने 14 वर्षों की सजा दी थी। मतलब एक बार उन्हें भी कन्विक्ट किया गया था और 14 वर्षों की सजा उन्हें दी गई थी। बताते चले कि नरगिस मोहम्मदी ईरान में मृत्यु दंड को खत्म करने और कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए वकील और पैरोकार भी रही है। यानी कि मृत्यु दंड खत्म करने का जो मूवमेंट है ईरान में चलता है वो इसको लीड करती है और इसके लिए वो अलग अलग अदालतों में जा करके पैरवी भी करती हैं बतौर वकील। और अब चलते हैं खेल के मैदान में और बात करेंगे एशियन गेम्स में, जहां भारत ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है और 100 से ज्यादा मेडल्स जीत लिया है। यानी कि भारत ने एशियन गेम्स में पदकों की सेंचुरी बना ली है। भारत ने एशियन गेम्स में लगाई मेडल्स की सेंचुरी। एशियाई खेल 2022 जो कि 2023 में हो रहे हैं के 14वें दिन भारत ने इतिहास रच दिया और 7 अक्टूबर 2023 को भारत की जो पदक संख्या है वो 100 के पार हो गई। महिला कबड्डी टीम ने देश के लिए ऐतिहासिक 100वां पदक जीता जो कि गोल्ड है। और इसके पहले सिर्फ 17 साल की तीरंदाज अदिति गोपीचंद स्वामी ने 14वें दिन भारत का खाता खोला था। उन्होंने तीरंदाजी कंपाउंड महिला व्यक्तिगत कांस्य पदक मैच में इंडोनेशिया की फजली रती जिली जाति को 146-140 से हराया। इसके बाद तीरंदाजी कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मैच में भारत की ज्योति सुरेखा विन्नम ने कोरिया के एसो चोवेन को 149-145 से हराया। और फिर वर्ल्ड चैंपियन प्रवीण ओजस ने कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत गोल्ड मेडल मैच हम वतन यानी भारत के ही अभिषेक वर्मा को हराया। भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इन दोनों खिलाड़ियों ने मेडल संख्या को 99 तक पहुंचाया था और फिर भारत का वो सौभाग्यशाली 100वां पदक कबड्डी में मिला। यानी कि 100 जो मेडल मिला था, 100वां जो मेडल था वो कबड्डी की टीम ने जीत कर लाई थी। भारत के खेल इतिहास में यह केवल दूसरा ही मौका है जब किसी भी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में भारत की मेडल संख्या 100 के पार पहुंची है। इसके पहले साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 101 मेडल्स हासिल हुआ था। तो इसका मतलब ये निकलता है कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया है। 1951 में जब पहली बार एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी और वो दिल्ली से ही हुई थी, तब से लेके अब तक भारत ने कभी भी एशियन गेम्स में इतने मेडल्स नहीं जीते थे। तो इस बार जो मेडल्स की जो बरसात हुई है उसकी वजह से भारत ने 100 का आंकड़ा पार करके मेडल्स की सेंचुरी लगा ली। बैडमिंटन पुरुष डबल्स मुकाबला में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीतकर इतिहास रच दिया। उन लोगों ने भी एक और गोल्ड झटक लिया है। उन्होंने कोरियाई जोड़ी को सीधे गेम में मात दी और गोल्ड पर कब्जा कर लिया। अब बात अगर क्रिकेट की करते हैं तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल अपने नाम करने में कामयाब रही। बारिश के कारण मैच शुरू नहीं हो सका और रैंकिंग के लिहाज से भारत को गोल्ड मेडलिस्ट करार दिया गया। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, भारतीय क्रिकेटर्स जो थे उनको कुछ करना नहीं पड़ा, बारिश हुई, मैच पूरा नहीं हो पाया और इसीलिए उनके रैंकिंग के आधार पर उनको गोल्ड मेडल के लिए घोषणा कर दी गई उनके नाम की और वो गोल्ड जीत कर आ गए। भारत की जो टीम गई है वहां उसने सबसे ज्यादा जो मेडल्स जीते हैं वो एथलेटिक्स में जीता है। भारत को सबसे ज्यादा मेडल एथलेटिक्स में हासिल हुए हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ भारतीय एथलीट्स ने
29 मेडल्स हासिल किए। शूटिंग भारत का दूसरा सबसे कामयाब खेल रहा, जहां भारत के खाते में 22 मेडल्स आए। कंपाउंड तीरंदाजी में भारत का क्लीन स्वीप रहा और भारत ने पुरुष टीम इवेंट, महिला टीम इवेंट, मिक्स टीम इवेंट के साथ साथ व्यक्तिगत गोल्ड भी अपने नाम कर लिया। और अब वक्त है एक नजर डालने का एशियन गेम्स के इतिहास पे। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। हम उनको कॉमन लैंग्वेज में एशियन गेम्स को एशियाड कहते हैं। जैसे भारत में 1982 में एशियाड हुआ था, हम बोलते हैं कि हाँ भारत में एशियाड 92 में हुआ था। हम एशियन गेम्स भी बोलते हैं और हम एशियाड भी बोलते हैं। और यह प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आयोजित होने वाला मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है, जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। क्योंकि ये एशियन गेम्स है, एशियाड है, तो इसमें जो प्रतियोगी आते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स आते हैं, वो एशिया के देशों के ही होते हैं, बाहर के नहीं होते हैं। इन खेलों का नियमन एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के पर्यवेक्षण में किया जाता, मतलब ये इसकी गवर्निंग बॉडी है, यही सारे फैसले लेती है एशियन गेम्स के बारे में। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए स्वर्ण, दूसरे के लिए रजत और तीसरे के लिए कांस्य पदक दिए जाते हैं। मतलब इसमें 3 मेडल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। इस एशियन गेम्स की जो परंपरा है वो 1951 में शुरू हुई थी। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था। भारत ने इसे ऑर्गेनाइज किया था और एक बार और भारत ने 1982 में इन खेलों की मेजबानी की थी। यानी कि भारत ने एशियन गेम्स की मेजबानी 2 बार किया है। पहला बार जब ये एशियन गेम्स शुरू हुए थे 1951 में, और दूसरी बार 1982 में। यानी भारत ने मेजबानी 2 बार की है एशियन गेम्स की। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे श्री अन्न के लगाए गए प्रदर्शनी के बारे में। श्री अन्न किसान उत्पादक संगठन प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कर्मियों में मोटे अनाजों यानी श्री अन्न की खपत को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने गृह मंत्रालय के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए श्री अन्न किसान उत्पादक संगठन प्रदर्शनी की 6 अक्टूबर 2023 छावला नई दिल्ली में बीएसएफ कैंप में मेजबानी की। यानी वहां पे एक कैंप लगाया गया जिसमें श्री अन्न से बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, सशस्त्र सीमा बल के, सशस्त्र बलों के जो अधिकारी हैं और जो उसके कर्मी हैं वो खा सकते हैं, उसकी एक प्रदर्शनी लगाई गई। देश के 30 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों ने विभिन्न अर्धसैनिक बलों के लगभग 1000 उपस्थित लोगों को कच्चे श्री अन्न, रेडी टू कुक और रेडी टू ईट उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी का वहां पर आयोजन किया। मतलब यह हुआ कि वहां पर 1000 से ज्यादा फोर्सेस के अधिकारी और वहां पे कर्मी आए थे, वहां पे जवान आए थे और उनके सामने इन किसानों ने आकर के रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व और कच्चे मोटे अनाजों का एक प्रदर्शनी लगाया और उसके बारे में डिटेल में उन्हें बताया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी फैज अहमद किदवई ने रिबन काट कर किया और उनके साथ कृषि और किसान कल्याण विभाग की अपर सचिव मनिंदर कौर और ज्वाइंट सेक्रेटरी फसल शुभा ठाकुर भी उपस्थित थी। इस प्रदर्शनी ने एफपीओ के लिए सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के साथ सीधी बातचीत करने का भी अवसर प्रदान किया, जिससे उन्हें घरेलू रूप में उत्पादित श्री अन्न आधारित उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला से परिचित कराएगा। मतलब वहां पे जो सशस्त्र बल की जो फैमिलीज थी, जो वहां पे जवान थे, जो अधिकारी थे, उन्हें इन चीजों से अच्छा खासा उनका परिचय करवाया गया। उन्हें डिटेल बताया गया कौन सा श्री अन्न अगर आप खाते हैं तो आपको क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकता है और आपको कौन सा श्री अन्न जरूर खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी के दौरान खरीद अधिकारियों, शेफ, रसोइयों को उत्पादों की विविधता, श्री अन्न खरीदारी में आसानी और अपनी अपनी संबंधित इकाइयों के लिए भविष्य की खरीद के लिए एफपीओ के साथ जुड़ाव करने का मौका भी मिला। मतलब ये हुआ कि इस प्रदर्शनी में वो शेफ भी आए, रसोइये भी आए, उनको बताया इन लोगों ने कि आप जब खाना बनाते हैं आप श्री अन्न का उपयोग करें, उससे हेल्थ बेनिफिट्स ये मिलता है, ये मिलता है। और साथ ही अगर फ्यूचर में कोई खरीदारी करनी है श्री अन्न की तो इसका भी मौका मिला। लोगों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की और अपना जो बिजनेस का जो प्लान था इन किसानों ने
उन्हें बताया ताकि फ्यूचर में इन श्री अन्नों को इन जगहों पर बेचा जा सके। इस वर्ष की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा मोचन यानी एनडीआरएफ के कर्मियों के भोजन में 30% श्री अन्न शामिल करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। हो यूं रहा है कि भारत सरकार ये चाहती है कि अब श्री अन्न जो है उसका हम खपत ज्यादा करें, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो हम कम से कम 30% उन फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो श्री अन्न यानी मोटे अनाजों से बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के समारोह के अनुरूप इस निर्णय का उद्देश्य अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए ऊर्जा से भरपूर भोजन विकल्प के रूप में श्री अन्न को बढ़ावा देना है और उनकी शारीरिक मांग वाली दिनचर्या में सहायता प्रदान करना है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि श्री अन्न बाजरा फाइबर, खनिज और आवश्यक पोषक तत्वों से भरा है। मतलब ये निकलता है कि जो श्री अन्न है, जो मोटे अनाज है, उसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है, खनिज बहुत ज्यादा होते हैं। तो सशस्त्र बलों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। उन्हें हर हाल में अपनी बॉडी को फिट रखना होता है, हर वक्त वो चुस्त दुरुस्त होते हैं, कभी भी उन्हें किसी भी ऑपरेशन के लिए जाना होता है। तो ऐसे में उनकी बॉडी को फिट और पूरी तरह से हेल्दी रखने के लिए ये श्री अन्न बहुत काम आएंगे। इस प्रदर्शनी के दौरान 34 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों ने कमांडेंट, सेकंड इन कमांड, कोर्ट मास्टर, शेफ, रसोइया और उनके परिवारों के सामने अपने उत्पादों की अनूठी श्रृंखला को प्रदर्शित की और अपने उत्पाद बेचे। मतलब इस प्रदर्शनी में जितने किसान आए थे वो मोटे अनाजों का तो उन्होंने प्रदर्शन तो किया ही, साथ में इन अधिकारियों और इन जवानों की फैमिलीज को अपने प्रोडक्ट्स भी बेचा है। प्रदर्शनी के उल्लेखनीय आकर्षणों में फॉक्सटेल श्री अन्न खाखरा, श्री अन्न कुकीज, ज्वार के लड्डू, बाजरा रस्क, रागी नमकीन, केक आदि जैसे खाने के लिए तैयार उत्पाद शामिल थे। मेहमान न केवल इन खाने के लिए तैयार श्री अन्न की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित हुए, बल्कि उन्होंने श्री अन्न के आटे, रेडी टू कुक वस्तुओं जैसे रागी इडली मिक्स, बाजरा उपमा और बाजरा नूडल्स के बारे में अधिक जानकारी लेने में गहरी रुचि व्यक्त की। मतलब जो यहाँ पे जो गेस्ट आए थे, जो सशस्त्र बलों के जो अधिकारी अपने परिवारों के साथ आए थे, उन लोगों ने इन किसानों से क्या क्या बातें की, तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो गहरी रुचि दिखाई वो उपमा, बाजरा नूडल्स और रागी इडली मिक्स जैसी चीजों में दिखाई। यानी उन्हें ये अच्छा लगा, वो इन लोगों ने इसके बारे में जानकारियां एकत्रित की। और जाहिर है ये हाई न्यूट्रिशन वाले खाने हैं, ये प्रोडक्ट्स है, ये मोटे अनाज है जो आपके शरीर को ज्यादा मजबूत बनाते हैं, तंदुरुस्त बनाते हैं, तो वो इसका उपयोग भी करेंगे। और अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे जानकारियों, खबरों का ऐसा ही संकलन लेकर फिर आएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।